नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं और हमने अब तक अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी में जो भी चीज़ें, जो भी चैप्टर हमने आपको पढ़ाए हैं उसी पर यह टेस्ट होगा। और इस टेस्ट में कुल 15 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। विगत पिछले वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों का संग्रह होगा। और साथ ही साथ कुछ प्रश्न हमने अपने मन से कुछ टेक्निकल हम बनाए हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों का संग्रह होगा। ठीक है दोस्तों, और हम आपको बता दें कि आप टेस्ट को दीजिए और जितने भी क्वेश्चन आपको सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर बताएं कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए। यदि मान लीजिए आपके क्वेश्चन कम भी सही होते हैं तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत को आप और बढ़ाइए और आप देखिए कि हमारी गलती कहाँ पर हुई है, हम अपना गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। और कठिन परिश्रम कीजिए और मेहनत कीजिए ताकि आने वाले टेस्ट को आप अच्छे तरीके से दे सके, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मकर रेखा होती है। ये देखिए एसएससी का सवाल है, 2016 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन बी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और डी है क्या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों आप बताइए कौन सा होगा। पंद्रह से 20 सेकंड का समय देंगे। तो चलिए देखिए, ऑप्शन ए जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यह देखिए अंटार्कटिक रेखा होता है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और जो ऑप्शन बी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा होता है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में। और जो ये ऑप्शन नंबर सी है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मकर रेखा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि भूमध्य रेखा किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि नहीं गुजरती है। ऑप्शन दिया है ब्राज़ील, थाईलैंड, केन्या, इक्वाडोर। बताइए आप। चलिए देखते हैं। जो भूमध्य रेखा जो होती है दोस्तों, यह विश्व के कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है। हमने जब कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा का जब चैप्टर हमने पढ़ाया था, ठीक है, हमने आपको वहाँ बताया था कि जो भूमध्य रेखा होती है विश्व के कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो भूमध्य रेखा होती है वो 13 देशों से होकर के गुजरती है। ये देखिए भूमध्य रेखा हुई, ठीक है, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से होकर के जाती है। देखिए इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राज़ील से, साओ टोमे प्रिंसिप, गैबोन, कांगो प्रजातंत्र गणराज्य से, केन्या, युगांडा, सोमालिया, मालदीव और कौन सा इंडोनेशिया और किरिबाती, कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो जो ऑप्शन में हमारा कौन सा है, ब्राज़ील सही है, गुजरती है, केन्या से भी गुजरती है, इक्वाडोर से भी गुजरती है, थाईलैंड से होकर के नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 की ओर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। 23 सितंबर, 21 मार्च, 4 जुलाई, 3 जनवरी। बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो सूर्य सबसे नज़दीक होती है कब होती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते, ठीक है, 3 जनवरी को सबसे नज़दीक आ जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
उपसौर कहते हैं। जब नज़दीक आती है उपसौर, जब दूर चली जाती है इसको क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 जनवरी। और 23 सितंबर क्या होता है, दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। 22 मार्च को भी यही होती है, दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। हम लोग सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। ऑप्शन देखिए, अपेलियन, ठीक है, एंटीपोड और पेरीहेलियन और एल्डिएट, बताइए। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन दे दिया है वो सभी क्या नाम है, अंग्रेजी में दिया गया है। हमने आपको बताया था कि जो कोई भी शब्द हो ज्योग्राफी का, उसका आप अंग्रेजी में भी नाम जानेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में आजकल अंग्रेजी में भी नाम पूछ देता है और लोग मतलब कि कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या दे दिया है, समझ में नहीं आता है। इसलिए आप अंग्रेजी में भी नाम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो अफेलियन है इसको कहते हैं अपसौर, हिंदी में कहते हैं, ठीक है। जो सवाल नंबर, जो ऑप्शन नंबर तीसरा है पेरीहेलियन, इसको कहते हैं उपसौर। तो क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, सूर्य से सबसे जब अधिक दूरी पर होती है उसको क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। अपसौर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अफेलियन कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, बताइए आप। चलिए देखिए, अगर अक्षांशों की बात करेंगे तो वो कितना होती है, 181 होती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो 179 होती हैं, ठीक है। दो क्यों कम होती है, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है, यह कोई रेखा नहीं होती है, यह एक बिंदु होता है। इसलिए जो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है कितनी होती है, 179 होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलें, देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने आनति पर घूमती है, ठीक है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 21.5 डिग्री और 20 डिग्री। मतलब कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। फिलहाल ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आप सभी लोग कर लिए होंगे। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए नंबर 23.5 डिग्री पर क्या हुए, पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। सवाल नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है। ऑप्शन है, यह भूमध्य रेखा है, यह 0 डिग्री अक्षांश है, यह 90 डिग्री पूर्वी रेखांश है, यह 180 डिग्री रेखांश है, बताइए दोस्तों। चलिए, जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है, इसीलिए इसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। इसी रेखा के पास यदि हमने आपको बताया था कि अगर आपको बर्थडे आपका 2 दिन मनाना हो तो आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास चले जाइए, वहाँ पर आप अपना बर्थडे 2 दिन मना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यह 180 डिग्री रेखांश है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 कह रहा है कि विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं। शरतकालीन विषु, खगोलीय विषु और शीतकालीन विषु, बसंतकालीन विषु, बताइए दोस्तों। हमने आपको पृथ्वी की गतियों के वाले चैप्टर में हमने आपको अच्छी तरीके से बताया था, ठीक है। सूर्य का उत्तरायण कब होता था, दक्षिणायन कब होता था, ठीक है। बसंत ऋतु और शरद ऋतु की घटनाएं कब घटती थी, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, हमने आपको एक फिगर बनाया था, ठीक है। ये पृथ्वी की गतियाँ थी यहाँ पे ऐसे ऐसे, और यहाँ बीच में क्या था, सूर्य था, ठीक है। यहाँ पर 21 मार्च की घटना घटी थी, 21 मार्च की, इसी को हम लोग कहे थे क्या, बसंत ऋतु, ठीक है। जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होने लगता था 21 जून को
उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता था। जैसे ही हमारी पृथ्वी जो 23 सितंबर को इस स्थिति में होती थी, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होता था? शरद ऋतु होता था। क्या होता था? शरद ऋतु होता था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, पूछा है कि 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? ठीक है, 23 सितंबर वाली की स्थिति को, तो 23 सितंबर वाली स्थिति क्या कहते हैं? शरद ऋतु कहते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, शरतकालीन विषु, सॉरी यहाँ पे विषु कहते हैं। ठीक है, विषु। तो ऑप्शन नंबर ए क्या सही हो जाएगा? शरतकालीन विषु। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट करते हैं, इसी पर विषु पे है। विषु शब्द किसका द्योतक है? मतलब कि विषु शब्द का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के गिर्द घूमती है। बी दिया है, पृथ्वी का अक्ष जिसके गिर्द वह घूमती है। और सी दिया है, जब दिन और रात क्या होते बराबर होते हैं। और चौथा दिया है, वह समय जब ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य आर्कटिक प्रदेश में आकाश में चक्कर काटे जा रहा है किंतु क्षैतिज से नीचे नहीं जाता है। बताइए दोस्तों। चलिए, इसका जो ऑप्शन नंबर जो है कि देखिए, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो उसे हम लोग विषु कहते हैं। जैसे 21 मार्च को दिन और रात की अवधि बराबर होती है और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषु कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितने समय में कर लेती है? कितना समय लगता है पृथ्वी को एक घूर्णन करने में? ऑप्शन नंबर 1 है 24 घंटे, बी है 23 घंटे 50 मिनट 10 सेकंड, सी है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, डी है 22 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड। बताइए दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है एक्चुअल हमारी पृथ्वी एक घूर्णन करने में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक मध्याह्न रेखा जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर के जाती है, निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं जाती? ठीक है दोस्तों, हमने आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है मध्य प्रदेश, बी दिया है झारखंड, सी दिया है छत्तीसगढ़, डी दिया है आंध्र प्रदेश। बताइए। देखिए दोस्तों, जो भारतीय मानक मध्याह्न रेखा होती है, ठीक है, वह भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे किससे? यूपी से गुजरती है, एमपी से, ठीक है, और आपका छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और उड़ीसा से गुजरती है, और किससे? और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं, देखिए ऑप्शन में दे दिया है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? झारखंड नहीं दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, झारखंड से नहीं गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अलास्का जो कि वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का भूभाग है, पूर्व में यह किस देश का प्रांत था? जब हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में आपको बताया था तो इसको हमने आपको बताया था। और यह देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है क्योंकि अमेरिकी सरकार ने इसको खरीद लिया था। किस देश से खरीदा था? ठीक है, आप इसको बताइए। ऑप्शन मैक्सिको, रूस, कनाडा, चीन। ठीक है दोस्तों, तो इसका चलिए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, रूस। ठीक है, रूस से अमेरिकी सरकार ने खरीद लिया था, या अमेरिका का अब हिस्सा हो गया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 13। कह रहा है कि पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व मतलब क्या भाग दिखाई देता है। मतलब कि जब हम पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो चांद का केवल सामने वाला हिस्सा दिखाई देता है, हमको केवल फ्रंट का हिस्सा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि वह अपने अक्ष का घूर्णन नहीं करता है। ठीक है, दूसरा है उसका घूर्णन तथा परिक्रमण एक दूसरे के विपरीत हैं। तीसरा है उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। चौथा है उसके परिक्रमण की अपेक्षा घूर्णन अधिक तेज है। ठीक है दोस्तों, बताइए।
चलिए देखिए, जो हमारी जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो सामने वाला हिस्सा केवल हम सामने वाला हिस्सा ही देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के चारों तरफ जो कि चंद्रमा क्या है, चक्का लगा रही है। चंद्रमा चक्का लगा रही है, ठीक है। जो चंद्रमा का जो अपने अक्ष पर घूर्णन है, जिस गति से अपने अक्ष पर घूम रही है, उसी गति से यह पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमती है। इसी कारण दोस्तों, जब हम पृथ्वी पर से, ठीक है, चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है और पीछे वाला हिस्सा हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो चंद्रमा और पृथ्वी की गति है, ठीक है, किस प्रकार से गति करती है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि क्या होती है? 1 होती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 पे। मानक मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा से, ठीक है, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा कितने घंटे आगे है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है 6.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा, 6 घंटा और 4.5 घंटा। तो बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, कौन सा? 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट चलते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर होती है। ऑप्शन नंबर ए समान होती है, दूसरा असमान, तीसरा 60 डिग्री अक्षांश के पास सबसे अधिक होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या 2 सही हो जाएगा, जो कि असमान होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा समान होती है। जैसे ये देशांतर रेखा हुआ, एक दूसरी देशांतर रेखा हुआ, तो यहाँ पर देखिए दूरी जो है कम होती है। जैसे बढ़ेंगे हम लोग मतलब कि भूमध्य रेखा की तरफ, दूरी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। फिर भूमध्य रेखा से नीचे आएंगे, क्या होती है? फिर घटती चली जाती है। तो इस तरह से 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह क्या होती है? असमान होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंप्लीट हुआ। आप जो है कि कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर बताएं कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। कम भी अगर सही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मेहनत और कीजिए, ठीक है, अच्छे तरीके से और चीज़ों को पढ़िए, ताकि आप आगे आने वाले टेस्ट को अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।